हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे पीएससी बेस वीडियो सीन में, जिसका नया नाम है एडिफाइंग। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत, जो कि एस के पांडे सर की पुस्तक है, उस श्रृंखला की चौथी वीडियो है। इसमें हम लोग चैप्टर 2, जिसमें कि मुगल के जो बाद में उत्तरवर्ती मुगल जो रहे हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बीपीएससी में 2 महीनों के अंदर मैं पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी आपके, ना सिर्फ एस के पांडे सर की पुस्तक बल्कि अरिहंत की पुस्तक से भी हम इस हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बिहार की जो हिस्ट्री है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका 2 महीने के अंदर जो है वो हिस्ट्री में जो 30 में से 25 से 27 क्वेश्चन आप आराम से बना पाएँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा। आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इसके पांडे सर की आधुनिक इतिहास पुस्तक की अध्याय 2 है। इसमें है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। आज हम देखते हैं औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये उसके बाद की सारी कहानी है। और उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं तो इसके बाद की ये सारी कहानी है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को, अहमदनगर में हो जाती है। उस समय उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है। औरंगजेब राज के बंटवारे के लिए वसीयत लिख कर गया था, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली हो। मोहम्मद आजम को आगरा और दक्कन का सूबे मालवा तथा गुजरात मिले तथा उसके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर था। मुअज्जम जो कि क्या हुआ, बहादुर शाह, तो वो आपको अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर था। आजम अहमदनगर में तथा कामबख्श बीजापुर में था। मुअज्जम सीधा दिल्ली आया। रास्ते में ही लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। तो इस बहादुर शाह का जो पुराना नाम था वो क्या था, मुअज्जम था। बहादुर शाह के बेटे अजीमुशान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित किया। आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में, तो चूंकि वो जानता था कि 3 पुत्र थे तो उसके बाद झगड़ा होगा उत्तराधिकार के लिए, तो पहले ही वसीयत लिख के गया था। लेकिन हुआ ये कि मुअज्जम, जो उसने मुअज्जम के नाम से 12 सूबे लिखे थे, और मुअज्जम चूंकि बड़ा बेटा था जो कि बहादुर शाह के नाम से ये बादशाह बना, तो उसको 12 सूबे और दिल्ली का दे दिया था। लेकिन जब वो औरंगजेब मर गया तो उसने तो अपना तो दिल्ली के नाम पर अपने आप को बादशाह घोषित तो कर ही लिया, लेकिन इसके अलावा उसका जो बेटा था उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। और आगरा किसके हिस्से में लिखा था? आगरा जो लिखा था वो मोहम्मद आजम को, जो कि उसका दूसरा बेटा था, ठीक है, उसके नाम पर था। लेकिन इसने आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी कारण यहाँ पे युद्ध जो क्या हो गया, अवश्यंभी हो गया। मतलब युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। और इसी को लेकर क्या हो गया, जजाऊ का युद्ध हुआ। कामबख्श ने बीजापुर में अपने को बादशाह, क्योंकि कामबख्श को क्या मिला था, तीसरा बेटा था, तो कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद मिला था। ठीक है, तो उसने वहाँ अपने घोषित कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे जब झगड़ा जो हुआ, जो उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ, वो 2 के बीच में हुआ। वो है आपको बहादुर शाह यानी कि मोहम्मद मुअज्जम और कामबख्श, ये आजम के बीच में हुआ। अब देखते हैं कि जजाऊ का युद्ध कहाँ हो गया, तो आगरा के में हुआ। जजाऊ का युद्ध होता है दोस्तों 18 जून 1707 को। इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर मार डाला। इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। देखिए, ये जो बहादुर शाह के मन में लालच आ जाता है और वो क्या करता है कि इस युद्ध में, जजाऊ का जो युद्ध होता है 1707 में होता है, ये आपको डेट याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि बहुत सारे अलग अलग युद्ध को उठा के डाल देता है। इसमें बहादुर शाह विजयी रहता है, अपने भाई आजम को वो मार देता है। इसके बाद होता है बीजापुर का युद्ध। ठीक है, बीजापुर। यह युद्ध बहादुर शाह और कामबख्श, उसका जो तीसरा भाई था बहादुर शाह का, यानी आजम औरंगजेब का तीसरा बेटा था, उसका युद्ध होता है बहादुर शाह के साथ, पहले बेटे के साथ। कामबख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, और कामबख्श का पुत्र भी युद्ध में मारा गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 युद्ध लड़ता है बहादुर शाह, जिसका नाम है मुअज्जम। ठीक है, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा रहता है, वो आपको जजाऊ का युद्ध जीतता है और बीजापुर का युद्ध। ये दोनों युद्ध में जजाऊ में अपने भाई आजम को खत्म करता है और बीजापुर के युद्ध में अपने भाई कामबख्श को खत्म कर देता है। अब आगे चलते हैं। अब बनता है वो सम्राट बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। 1707 से 1712 तक रहता है ये बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। 1707 से 1712 तक रहता है। आपको शाह आलम प्रथम इसलिए याद रखना है कि शाह आलम द्वितीय भी हुआ है। ठीक है,
एक किसकी उपाधि और थी, साहेब बेखबर। खफी खान ने इसको एक उपाधि दी थी, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि साहेब बेखबर किस बादशाह की उपाधि थी, तो ये है आपको बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी साहेब बेखबर। 1707 से 1712 इसका टेन्योर था। आगे देखते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में 63 साल का हो गया था। 63 साल का बहादुर शाह विजयी तो रहा। यह विद्वान था, आत्मगौरवपूर्ण था और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों के कदमों से कुछ को बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया, ठीक है। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जयसिंह को हटाकर उसके भाई विजय सिंह को बैठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिशें भी की। उसने आमेर और जोधपुर शहर में फौजी डेरा जमाने की भी कोशिश की, परंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ, ठीक है। अतः उसने दोनों राज्यों से तुरंत समझौता कर लिया, ठीक है। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मनसबों और मालवा के गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों की ओहदे की उनकी मांग नहीं मानी गई। देखिए, राजा जयसिंह जो था वो आमेर का था और राजा अजीत सिंह जो थे वो कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। तो ये दोनों बहुत ही उस समय बहुत ही ताकतवर राजपूत थे, ठीक है। तो इनसे जो युद्ध महंगा पड़ गया उसको, और उसने फिर से बहादुर शाह को, और उसने फिर से संधि कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे उसने राज्य तो इनको वापस दे दिया, लेकिन ये दोनों जो चाहते थे मालवा और गुजरात के महत्वपूर्ण सूबेदार बनना चाहते थे, वो मांग इनकी नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति भी उनकी नीति अस्थिर रही। उन्होंने दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। दक्कन का सरदेशमुखी तो दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने साहू को मराठों की विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज के ऊपर अधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहादुर शाह के समय ही ताराबाई और साहू का 1707 में लड़ाई होता है और वो छोड़ देता है, बहादुर शाह लड़ने के लिए छोड़ देता है। इसे साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा, मतलब इसे ध्यान नहीं दिया। ये क्या हो रहा है, मराठा लड़ रहे हैं, लड़ने दो, और वहाँ से क्या कहते हैं बाकी जो परिस्थितियाँ बदल रही है बदलने दो, ये उससे मतलब नहीं रखता था। इसीलिए इसको साहेब बेखबर खफी कहा कहता था। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया, तब बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज यमुना के बीच लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि बादशाह लौहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उसने लौहगढ़ वापस ले लिया। लौहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था, ठीक है। तो क्या बात हो रहा है कि यहाँ पे सिख जो है उसने पहले तो उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ बहादुर शाह ने संधि कर ली थी, लेकिन बाद में उनको क्या हुआ कि जब गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं और बंदा बहादुर जब आता है तो इसके खिलाफ ये जो बहादुर शाह है अभियान का नेतृत्व स्वयं करता है। मतलब वो चाहता नहीं है कि वो गुरु गोविंद सिंह की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसने क्या किया, उनसे मेल मिलाप कर लिया। लेकिन जब बंदा बहादुर आता है तो इस समय उनको कंट्रोल करने की कोशिश फिर से करता है। लौहगढ़ का किला आपको याद रखना है, लौहगढ़ का किला क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसको स्थापित किया था। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का नेतृत्व किया, साथ दिया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, बंदा बहादुर से अकेले तो पकड़ाता नहीं, तो इसने क्या कर लिया, बुंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली और उन्होंने जो है धोखे से पकड़वा दिया बंदा बहादुर को। बहादुर शाह के दरबार में 1711 एक घटना साल है जिसमें एक डच प्रतिनिधि मंडल शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार आते हैं, ठीक है। और इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल किसके शासनकाल में आता है, कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो वो आता है बहादुर शाह के दरबार में। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ गई, क्योंकि वो साहेब बेखबर था, उसने ध्यान रखना छोड़ दिया था। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने और पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई।
इसके शासनकाल में शाही खजाने से जो कुछ भी रकम बची थी वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता, परंतु दुर्भाग्यवश 1712 में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। इसी गृह युद्ध के कारण उसका 10 सप्ताह बाद दिल्ली में भी दफनाया न जा सका। बहादुर शाह को शाह बेखबर भी कहा जाता है। ओवन सिडनी ने लिखा है, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चूंकि 1707 से 12 तक इसको बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं, अगर मिलता तो शायद ये खजाने की स्थिति कुछ सुधार पाता, लेकिन इसको ज़्यादा समय नहीं मिला और तुरंत वो मर गया। 1712 में मर जाता है और उसके बाद गृह युद्ध में फिर से दिल्ली फंस जाती है। देखिए, इसका मतलब हालत तो ये रहता है कि 10 सप्ताह के बाद भी उसका दिल्ली में शव दफनाया ही नहीं जा सका 10 सप्ताह तक। ठीक है। एक ओवन सिडनी का कथन है, चूंकि हम जानते हैं बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कोटेशन पूछना, तो एक ओवन सिडनी का कथन है और वो कथन ये है कि अगर मुगल सम्राटों में अगर बहादुर शाह ही वो अंतिम सम्राट था जिसके शब्द में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, उसके बाद जो भी आए उनकी बिल्कुल भी चर्चा करने लायक स्थिति नहीं है, ऐसा ओवन सिडनी कहता है। अब आता है बहादुर शाह मर जाता है। उसके 4 पुत्र हैं, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहान शाह। इसमें उत्तराधिकार का युद्ध फिर से शुरू हो गया। उसमें एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। देखिए, इस जो ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें जीता एक जहांदार शाह, क्योंकि जहांदार लंपट मूर्ख था, ठीक है, लेकिन ये जीत गया क्योंकि उस समय उसके पीछे से कौन काम कर रहा था, तो जुल्फिकार खां, और जुल्फिकार खां उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंत था, इसीलिए जीत गया, जबकि योग्य भी नहीं था। अब आता है जहांदार शाह 1712 से 1713। ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, एक ही साल रहता है, क्योंकि जानते हैं हम कि जहांदार शाह एक कमज़ोर और पतित शहजादा था। मतलब पतित का मतलब नीच। उसने एक सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया था। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जय सिंह को मालवा, क्योंकि हम जानते हैं कि जय सिंह मालवा का सूबेदार कब से बनना चाहता था, ये तो बहादुर शाह के समय से ही बनना चाहता था, तो उस समय तो बन नहीं पाया था। तो जुल्फिकार खां ने क्या किया, जहांदार जहांदार शाह के समय इसको मालवा का जय सिंह को बना दिया। और तो जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी, जुल्फिकार खां ने दी। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। जो ये लोग चाहते थे उनको मिल गया, महाराजा बन गए अजीत सिंह और मिर्जा राजा बन गए जय सिंह। जहांदार शाह के समय में जजिया भी समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांदार शाह के समय में भी जजिया समाप्त कर दिया। पूछेगा कि इसमें से किन किन शासकों के समय में जजिया समाप्त कर दिया गया, तो अगर जहांदार शाह दिखे तो उसको स्वाइप नहीं करना है, जहांदार शाह इसका आंसर होगा। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। ठीक है। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने भी दमन की नीति जारी रखी। ठीक है। बात करते हैं कि जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय सहायता को सुधारने की कोशिश की, परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का उत्पीड़न हुआ। आप देखिए, वो तो कर रहा है, लेकिन इजारा एक गलत प्रवृत्ति थी, उसको उसने बढ़ावा दिया। अब देख लेते हैं। इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जुल्फिकार खां वजीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। जुल्फिकार खां ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व तो एक नज़दीकी व्यक्ति सुभाष चंद्र के हाथों में दे दिए, जिसके व्यवहार से सारे लोग त्रस्त हो गए। जहांदार शाह ने अपने धाय भाई कोकलताश को महत्वपूर्ण पद दे दिया। कोकलताश ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथ में केंद्रित रखने का था। जहांदार शाह का एक बहुत ही ये इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जहांदार शाह जो है वो मतलब एक फर्रुख लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख शेर ने सम्राट के पद का दावा किया और उसकी सहायता जो है वो सैयद बंधुओं ने की। जुल्फिकार खां की सहायता से आया था जहांदार शाह, और सैयद बंधुओं की सहायता से कौन आया, उसके बाद फर्रुख शेर। आगरा में जहांदार शाह के साथ 1713 में फर्रुख शेर की
का युद्ध होता है, जहांदार शाह पराजित होता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कहानी खत्म हो जाता है जहांदार शाह के बारे में। 1713 से 1719 चलते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को अपनी जीत सैयद बंधु अब्दुल्लाह खां और हुसैन अली खां बराह के कारण मिली थी। अब्दुल्लाह खां को वजीर का पद और कुतुब मुल्क की उपाधि तथा हुसैन खां को अमीर उल उमरा और मीर बख्शी का पद मिला। याद रखना है आपको, सैयद बंधु के कारण जीता था फर्रुखशियर, 13 से 19 तक रहा था, ये भी याद रखना है टेन्यूर इसका। और उनका नाम क्या था? अब्दुल्लाह खां और हुसैन अली खां, अब्दुल्लाह हुसैन अली खां। अब देखते हैं अब्दुल्लाह खां क्या बन गया? वजीर यानी प्रधानमंत्री, और कुतुब मुल्क की उपाधि उसको मिल गई। और हुसैन अली को क्या मिला? अमीर उल उमरा और या फिर मीर बख्शी का पद मिल गया। फर्रुखशियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। ठीक है, फर्रुखशियर ने सवाई को जैसी को सवाई की उपाधि दी। देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी जैसी को? तो वो दी थी आपको जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह के समय में। लेकिन अब सवाई की उपाधि जैसिन को कौन दे रहा है? तो फर्रुखशियर दे रहा है। अब जोधपुर की राजा थे जो अजीत सिंह जी, जो गुजरात के सरदार बन गए थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखशियर की गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। जहांदार शाह के समय में भी समाप्त हुआ था, फिर लागू हो गया, तो जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया गया फिर से जब फर्रुखशियर बैठा तो। अब आते हैं, इस प्रकार कई जगह से तीर्थयात्री कर भी हटा दिए गए। मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जयसिंह और अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी दोस्ती कर ली। फर्रुखशियर के समय ही 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा बहादुर को फांसी कब दी गई? तो 1716 में दी गई दिल्ली में। ठीक है, 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया, जिसके कारण व्यापार में छूट प्राप्त हो गई। यहाँ आपको याद रखना है कि 15 में आया था जन सरमन आयोग। ठीक है, उसी में हैमिल्टन एक शासक था, एक डॉक्टर था। ठीक है, तो उसने फर्रुखशियर जो सम्राट था उसको एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी से राहत दिलाई थी। इसीलिए ये जो फर्रुखशियर ने प्रसन्न होकर अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जारी कर दिया था 1717 में। तो ये कहानी आपको उसके पीछे की याद रहेगी, तो ये चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू को स्वराज्य और दक्कन के 6 प्रांतों की 14 और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। मतलब साहू को इन्होंने मान लिया, जिसको बहादुर शाह ने ऐसे ही छोड़ दिया था। बदले में साहू ने उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन के समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, धीरे धीरे फर्रुखशियर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। इसके बाद रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दर्जात को शासक बनाया गया। ठीक है, फर्रुखशियर को बनाते भी राजा सैयद बंधु ही हैं और उसको मार भी डालते हैं सैयद बंधु ही। ठीक है, सैयद बंधु में कौन मार डालता है उसको? तो उसको जो है वो आपको हुसैन अली जो था, जिसको मीर बख्शी का पद मिला हुआ था, वो इसको मरवा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं रफ़ी उद दर्जात आता है, जो कि बहुत ही फरवरी से लेकर जून 1719 में, और दो आते हैं 1719 में। एक आता है रफ़ी उद दर्जात और एक आता है रफ़ी उद दौला। दोनों का आपको याद रखना, बहुत छोटे छोटे समय के लिए आते हैं ये लोग। रफ़ी उद दर्जात सबसे कम समय तक शासन करने वाला। अब एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो रफ़ी उद दर्जात था, जो कि फरवरी से लेकर जून तक रहा था 1719 में। इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई टीबी से। और इस प्रकार यह उल्लेखनीय घटना निकुशियर का विद्रोह कहा जा सकता है, जिसमें आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। निकुशियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। देखिए, रफ़ी उद दर्जात के समय में भी एक विद्रोह हुआ था, वो है निकुशियर का विद्रोह। ठीक है, निकुशियर का विद्रोह जो कि अकबर द्वितीय का पुत्र था, उसने विद्रोह कर दिया था आगरे के दुर्ग में। अब बात करते हैं रफ़ी उद दौला, जो कि 6 जून से 17 सितंबर तक रहता है। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया। इसे शाहजहां द्वितीय, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि रफ़ी उद दौला की उपाधि क्या थी, या फिर शाहजहां द्वितीय किसको कहा जाता है? तो रफ़ी उद दौला को कहा जाता है।
यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हम जानते हैं कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? फर्रुख शेर से कर दिया था। लेकिन रफी-उद-दौला शासनकाल आता है तो वो अपने पुत्री को वापस ले जाते हैं। रफी-उद-दौला अफीम का आदि एक बीमार युवक था। रफी-उद-दौला की मृत्यु पेचिश, एक की टीबी से रफी-उद-दर्जात की और एक रफी-उद-दौला का पेचिश से मृत्यु हो जाता है। अब आता है मोहब्बत शाह, जो कि बहुत समय तक रहता है, जिसका नाम था रोशन अख्तर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। रोशन अख्तर किसका नाम था? तो मोहम्मद शाह का नाम था। 1719 से 1748 तक बहुत लंबा इसका टेन्यूर रहता है और इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह बहादुर शाह का सबसे छोटा पुत्र जहान शाह का बेटा था। जहान शाह जो था ना, बहादुर शाह का 4 बेटा था, उसी में जहान शाह सबसे छोटा था। उसी का बेटा था मोहम्मद शाह, जिसका नाम था रोशन अख्तर। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीता था ये, जिसके कारण इसको रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके काल में सैयद बंधुओं का इसने क्या किया? जब ये आया तो इसने सैयद बंधुओं का अंत करा दिया। 3 गो का तो बना दिया था उन्होंने, लेकिन अब इसने उसका अंत करा दिया। सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर मोहम्मद अमीन खां हुआ। इसने बादशाह को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। सादत खान ने अवध की तथा इस तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। राजपूताना का क्षेत्र भी इसी काल में प्रायः स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय ही दिल्ली पर आक्रमण किया था और बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर 1737 में दिल्ली पर चढ़ आए थे, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया था। इस प्रकार मोहम्मद शाह ने लंबे शासनकाल में अधिकांश प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। देखिए, मोहम्मद शाह ने शासन तो किया, लेकिन उसका शासन एक तरह से नियंत्रण से ये था, मुक्त था, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग स्वतंत्र हो गए। क्योंकि एक तरफ देखिए तो सैयद बंधु यहाँ पे अंत हो गया, निजामुल्क ने हैदराबाद राज्य स्थापित कर लिया था, सादत खान ने अवध कर लिया था, बंगाल बिहार स्वतंत्र हो गए थे, राजपूताना भी स्वतंत्र हो गया था, नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, 1737 से मराठे चढ़ाए थे दिल्ली पर, तो दिल्ली पर चढ़ने के बाद भी किसी ने उसका विद्रोह ही नहीं किया। तो इस प्रकार से रहा मोहम्मद शाह 1719 से 1739 तक। बहुत ही प्रभावहीन शासक था ये। अब आता है अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र था अहमद शाह। इसका अहमद शाह कब से 48 से लेकर 54 तक रहता है, 1748 से लेकर 54 तक रहता है। अहमद शाह का जो जन्म हुआ था एक नर्तकी से हुआ था। ठीक है, जिसके साथ मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। इसने मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बेचना पड़ रहा था। कई जगह वेतन न मिलने से सेना ने विद्रोह कर दिया था। इसी काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उद्धम बाई, जिनकी उपाधि किबलाए आजम, कर रही थी। इसके समय में ही इसका प्रिय इजरा जाबिद खां दरबारी जो है वो नेता बन चुका था। सफदरजंग ने जब जाबिद खां की हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। इसी गाजुद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया तथा जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और इसने आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी। अब देखिए, ये जो अहमद शाह है वो क्या करता है कि वो उसको इमादुल मुल्क अपना वजीर बनाता है और वो क्या करता है कि इसको हटाकर अंधा कर जेल में डलवा देता है और जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी बैठाता है और उसकी भी हत्या करवा देता है। तो इमादुल मुल्क भी एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। आलमगीर द्वितीय आता है 54 से लेकर 58 तक, 4 साल का टेन्यूर रहता है। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसके काल में अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था जो कि नाम का मुगल बादशाह था 1757 में, तो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, शाहजहां तृतीय आता है, यह आपको 1758 से 1759 तक आता है, मात्र 1 साल के लिए। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, जहां इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उर मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से राजशासन बैठा दिया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में 2 बादशाह अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। देखिए, आलमगीर की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र था अली गौहर
अली गौहर कौन है? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो उसका वहाँ पे बिहार में था, तो बिहार में था, ये एक क्वेश्चन पूछता है बिहार में कि जब आलमगीर की हत्या हुई तो उस समय उसका पुत्र अली गौहर कहाँ था? तो बिहार में था, ठीक है। तो वहाँ पे इसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन उधर इमादो मुल्क था, उसने क्या किया, उसने जो है वो आपको शाहजहां तृतीय के नाम से काम बख्श के पौत्र को सिंहासन में बैठा दिया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय आता है 1759 1759 से लेकर 1806 तक रहता है, लंबे समय तक, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रहता है। इसका नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। बक्सर का भी युद्ध इसी के समय होता है 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी और 65 से 72 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा था। 72 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा और 1803 तक उसका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था और 1803 में अंग्रेजी सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शाह आलम द्वितीय की रहती है, जिसका नाम अली गौहर था। ये 1759 से लेकर 1806 नाम के लिए इतना नहीं रहता है, क्योंकि आधा दिन तो ये पटना में ही रहता है और उसके बाद इसके समय में पानीपत का युद्ध हो जाता है, तीसरा बक्सर का युद्ध हो जाता है। इसके अलावा 65 से 72 तक ये अंग्रेजों के साथ संरक्षण में इलाहाबाद रहता है। उसके बाद ये मराठों के संरक्षण में आता है। तब तक 1788 में इसको अंधा कर दिया जाता है और 1803 में जो है वो अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है और झूठ मूठ का ये 1806 तक बना रहता है। 1806 में इसकी हत्या हो जाती है। अब आता है अकबर द्वितीय। ये लोग नाम के पेंशनर रहे हैं, नाम के बने हैं। 1806 से लेकर 37 1806 से 37 तक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये लोग तो पेंशनर थे। इसी समय में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए, ठीक है, सिक्के ढलना ही बंद करा दिया इन्होंने। बहादुर शाह द्वितीय आता है 1837 से 1857 तक। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद तो पेंशनर भी नहीं रहे, हटा दिया गया। जफर इसका उपनाम था और 1857 के विद्रोह में के बाद इसे बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेजा गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। यह अच्छा गजल लेखक था। एक प्रसिद्ध नज्म है इसका, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर का ये कलमा है। तो अगर आपसे ये कभी डायरेक्ट उठा के पूछ दे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से दल थे, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक विलियम आर्विन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। इनमें से 4 प्रमुख थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। आपको यही 4 याद रखना है। 4 गो दल थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। इनमें से पहले 3 जो थे वो मध्य एशिया के थे, ईरान के थे, अफगान सैनिकों के वंशज थे। तुरानी और अफगानी प्रायः सुन्नी थे, जबकि ईरानी शिया थे। तुरानी दल के निजाम मुल्क, अमीन खां और जकारिया खां शामिल थे, जबकि ईरानी दल में जुल्फिकार खां, सादत खां, अमीर खां और इसहाक खां शामिल थे। अफगानियों में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगश प्रमुख थे। हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु प्रमुख थे। 4 दल है, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। अब देखते हैं हम सैयद बंधु। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं। इंपॉर्टेंट है, राजा बनाने वाले जो भाई है। इनका नाम है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों, फर्रुखशियार, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, ठीक है। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यही थे। बाढ़ा संभवतः 12 गांव जो इनके थे इसे बिगड़कर बना है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली अबुल फराह के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप प्रदेश में बस गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात युद्ध में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े भाई हुसैन अली को अब्दुल्ला खां की उपाधि मिली थी और सैयद बंधुओं ने 1713 में जजिया हटा दिया था। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्तर पर मित्र बना लिया। यहाँ तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फर्रुखशियर से कर दिया। ऐसा स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दिया था, इतनी दोस्ती बढ़ा ली थी।
सैयद बंधुओं ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई और उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों ने थोड़ी दूर का घेरा उठा लिया और चूड़ामन अप्रैल 1718 में दिल्ली आया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मराठों ने भी सैयद बंधुओं के साथ दिया और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया। सैयद बंधुओं में सबसे बड़े अब्दुल्ला खां को वजीर का पद तथा छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद मिला था, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे अधिक सक्रिय मीर जुमला था, जो सम्राट फर्रुखशियर का कृपा पात्र था। सैयद बंधुओं ने और सम्राट में मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नेता चिनकलीज खां और अमीन खां थे। 1720 में चिनकलीज खां ने खान देश पर आक्रमण किया था। हुसैन अली और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। हुसैन अली विजयी रहा और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बंदी बना लिया गया। रंगीला को दक्षिण भारत ले जाया गया। फिर षड्यंत्र के द्वारा हुसैन अली की छुरा घोंप कर हत्या कर दी। जब अब्दुल्ला खां को पता चला कि हुसैन अली की हत्या कर दी गई है तथा षड्यंत्रकारियों में सम्राट भी शामिल है, तो उसने रफ़ी उस शान के पुत्र शहजाद इब्राहिम को सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट मोहम्मद शाह दक्षिण भारत से वापस आए और 1720 में उसका अब्दुल्ला खां से युद्ध हुआ। अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया तो 1722 में जहर देकर मार दिया गया। देखिए, बात बिगड़ता है फर्रुखशियर से बिगड़ता है जब इनका, तो इन्होंने फर्रुखशियर को मरवा दिया। उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला तो टीबी और पेचिस का शिकार ही हो गए। लेकिन मोहम्मद शाह से जब इनका पाला पड़ता है तो मोहम्मद शाह जो है वो दोनों भाइयों को ख़त्म करने में सफलता हासिल करता है। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण उत्तर पश्चिम में 2 विदेशी आक्रमण हुआ। नादिर शाह का पता है मोहम्मद शाह के समय में, और अहमद शाह अब्दाली का हुआ है अहमद शाह के समय में। ठीक है, तो याद करना है। अब देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण जो है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ईरान का शासक, फारस का शासक। उसने अपनी जिंदगी एक गरेड़िया चरवाहे के रूप में नादिर शाह ने अपनी जिंदगी शुरू की थी। नादिर शाह भारत के प्रति अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। तो पूछा जाता है कि नादिर शाह भारत आया तो क्यों आया, तो यहाँ पे अपार धन जो था उसके कारण ये आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा भारत में धन को लूटने की थी। नादिर शाह तहमाम शाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना था और 39 में भारत पर आक्रमण किया। उसने कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। मतलब ऐसे ही नादिर शाह नहीं आया था, उसको कुछ मुगल दरबारियों ने भी निमंत्रित किया था, तभी आया था। नादिर शाह आता है 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लेता है। और काबुल के मुगल शासक रहता है नासिर खां। ठीक है, वो बिना किसी प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल और पेशावर गवर्नरी प्राप्त कर लेता है। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 में नादिर शाह पंजाब पर आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खाने दौरान निजामुल्क और सादत खां को लेकर पंजाब पहुंचता है और करनाल का युद्ध होता है। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ है। किसके बीच में, तो नादिर शाह के बीच में और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, तो करनाल का युद्ध, बस इस पूरे कहानी में बस यही फेमस है कि करनाल का युद्ध हुआ। अब करनाल का युद्ध हम देख लेते हैं। 24 फरवरी 1739 को हुआ। करनाल का युद्ध कब हुआ, 24 फरवरी 1739 को होता है। नादिर शाह के आक्रमण से घबराकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिकों और निजामुल कमरुद्दीन और खाने दौरान के साथ आक्रमणकारी को टक्कर लेने चल पड़ता है। सादत खां भी उससे आ मिलता है। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चलता है। खाने दौरान युद्ध में मारा जाता है और सादत खां को बंदी बना लिया जाता है। निजामुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो जाता है। इसे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया, क्योंकि यह स्थान खाने दौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। मीर बख्शी का पद सादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। और 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो करनाल का युद्ध में सादत खां भी मिल जाता है। ठीक है, निजामुल्क भी रहता है, सब रहते हैं मोहम्मद शाह की तरफ से। लेकिन जब निजामुल्क समझौता करा देता है नादिर शाह से मोहम्मद शाह का, तो इससे खुश होकर जब वो उसको वजीर का पद दे देता है, मीर बख्शी का पद दे देता है, इससे सादत खां को जलन हो जाती है। और अब जाके वो किससे मिल जाता है, नादिर शाह से। और वो उसको आमंत्रित करता है, लालच देता है कि यहाँ पे तो आपको 20 लाख मिला है, अगर आप दिल्ली है तो 20 करोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने पहुँचता है, उसके पीछे सादत खां रहता है।
नादिर शाह आक्रमण कर लेता है 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर, और नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और सिक्के जारी किए जाते हैं। मुगल राज समाप्त हो जाता है और फारसी राज आरंभ हो जाता है। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। नगर में विद्रोह हो जाता है और नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए जाते हैं। ठीक है, इस पर नादिर शाह ने नरसंहार की आज्ञा दे देती है और लगभग 30,000 व्यक्तियों को मार देता है। कब? 22 मार्च को नादिर शाह जो है वो दिल्ली में नरसंहार करवाता है और 30,000 व्यक्तियों को मार देता है। मोहम्मद शाह के अनुनय विनय करने पर यह कत्लेआम रुकता है। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रुकता है और जाते समय अपने साथ तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और खजाना ले जाता है। मतलब इतना ज़्यादा आतंक मचाता है यहाँ पे। अब होता है कि मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश भी नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने से सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। मतलब सब कुछ लूट के लेकर चला गया। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, खजाना सब लूट के लेकर चला गया। जाते समय जब बहुत मोहम्मद शाह ने अनुनय विनय की तो उसके बाद उसको साम्राज्य उसका लौटा दिया और मोहम्मद शाह ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया उसके पुत्र से। अब देखते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1747 में। इस समय अहमद शाह था, आपको पता है। नादिर शाह का वध 1747 में किए जाने के बाद उसका भी वध हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठाता है। मतलब ये मार देता है नादिर शाह को और अहमद शाह अब्दाली बन जाता है कंधार का शासक। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की स्थापना की। अब नादिर शाह का वैध जो उत्तराधिकारी था उसने पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की। ठीक है, मुख्य रूप से आक्रमण का उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य था भारत के धन को लूटना ही। यहाँ पे वो शासन करना नहीं चाहता था। 48 में वो पंजाब पर आक्रमण करता है, असफल रहता है। 49 में पुनः आक्रमण करता है और पंजाब के गवर्नर को परास्त कर देता है। अब उस तीसरा आक्रमण पंजाब पर करता है और सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया। मतलब वैसे ही दे देता है। नवंबर 1753 आता है और मोइनुद्दीन मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अहमद शाह अब्दाली ने इसे पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप बतलाया और नवंबर 1756 में भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 का समय आता है, वो दिल्ली में प्रवेश करता है और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। इस वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार, नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना प्रमुख एजेंट नियुक्त करता है। 1757 में जो है वो नादिर शाह का जो फाइनल आक्रमण होता है भारत पर। मार्च 1758 आता है। मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचता है और नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल देता है। नजीबुद्दौला कौन? जिसको जो है वो आपको अहमद शाह अब्दाली जो है मीर बख्शी बना के गया रहता है, तो उसको निकाल देता है। कौन? रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचता है, मराठा सरदार, और नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल देता है। फिर पंजाब को लूट लेता है और अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट आता है। फिर वही गलती करता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया और परिणाम स्वरूप पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। याद रखना है, रघुनाथ राव। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। इसके पीछे कहानी आपको समझ में आ गई कि वो जो 7 बार चढ़ाई किया था अहमद शाह अब्दाली ने, लेकिन जो मुख्य जो कारण था वो था रघुनाथ राव द्वारा उसके अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त नजीबुद्दौला को जो है वो दिल्ली से निकालना। यही प्रमुख कारण से सिद्ध हुआ इसका। उसके बाद जो होता है कि अब ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, जिसे मराठों की पूर्ण रूप से हार होती है। इसका सदमा में रघुनाथ राव मर भी जाता है आगे चल के, और अहमद अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को फिर से वही चीज़ें कायम करके जाता है। अहमद शाह अब्दाली भारत में 6ठी बार मार्च 1764 में आया। अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था। उन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु उसे अफगानिस्तान में आंतरिक अवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस लौट जाना पड़ा। अब 7वां आक्रमण होता है और अंतिम 7वां मार्च 1767 में हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। सिखों को कुचल नहीं सका। मतलब एक तो बस 61 में ही वो जीत पाता है, उसके बाद 64-67 में आता है तो कुछ खास काम नहीं कर पाता है।
अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। मुगल साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बहुत सारे कारण थे जिससे मुगल साम्राज्य का पतन होता है। पहला था औरंगजेब का उत्तरदायित्व। चूंकि औरंगजेब जो था वो मतलब इतना ज़्यादा विस्तार हो गया था औरंगजेब के काल में कि वहीं से पतन का चिन्ह दिखाई पड़ता था। औरंगजेब क्या करता था, धर्मांता की मतलब वो धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर था औरंगजेब, और यही मुगल साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। सिख, जाट, बुंदेल, राजपूत, मराठा सभी ने विद्रोह कर दिया। धर्म वो इतना ज़्यादा वो बढ़ा दिया था जिसके कारण सभी ने विद्रोह कर दिया। जजिया को लागू करना, सामाजिक अपमान करना, सतनामी, बुंदेलों और जाटों का विद्रोह, ये सब चीज़ें औरंगजेब की दक्षिण की जो मूर्खतापूर्ण नीति थी 25 वर्षों तक चलती रही। इस कारण राज्य पर इतना बोझ पड़ गया कि धन, सेना आदि सब नाश हुआ। वस्तुतः दक्कन का नासूर मुगल काल के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। जिस प्रकार नेपोलियन स्पेन के पीछे पड़ा हुआ था उसी प्रकार जो है वो आपको औरंगजेब जो है वो दक्षिण के पीछे पड़ा हुआ था और 25 साल बर्बाद किए, धन को भी बर्बाद किया, और यही सबसे बड़ा पतन का राज के वित्तीय खजाने पर बोझ बन गया। दूसरा चीज़ है औरंगजेब का उत्तराधिकारी भी अयोग्य था। ठीक है, मुगल साम्राज्य एक तो राज वाला व्यवस्था था ना। इस प्रकार शासन में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो राजा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हुआ कि अब इसके बाद जो आता है बहादुर शाह, वो शाह बेखबर रहता है। जहांदार शाह आता है लंपट मूर्ख रहता है। फर्रुख शेर आता है घृणित कायर रहता है। और मोहम्मद शाह आता है तो रंगीला बादशाह रहता है। तो ये जो उसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आ रहे हैं एक भी योग्य नहीं हुए। सबकी आपको जो है उपाधि याद रखनी है। जो शाह बेखबर, बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदार शाह, घृणित कायर फर्रुख शेर और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण कैसे साम्राज्य चलता। अब इसके बाद जो मुगल अभिजात वर्ग था वो भी पतन हो गया। सम्राट की देखा देखी मुगल अभिजात वर्ग ने भी परिश्रम और कठिन और सैनिक जीवन ही छोड़ दिया था। ठीक है, अब जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि यदि एक सरदार की वीर गाथाओं का वर्णन 3 पृष्ठ में होता है तो उसके पुत्र का 1 पृष्ठ में और पौत्र का केवल कुछ पंक्ति में। मतलब ये मुगल्स के बारे में लिखते हैं जदुनाथ सरकार जी कि मतलब इतने अकर्मण्य हो गए, काम से इतना जी चुराया इन्होंने, जो भी इनके पतन का कारण बना। कि कहा कि अगर किसी वीर सरदार है उसके पिता का वीरता का वर्णन 3 पृष्ठ में होगा तो उसके बेटा का किस में होगा, तो उसके बेटा का जो है 1 पृष्ठ में और उसके पोता का तो केवल कुछ पंक्ति में हुआ। इस प्रकार जो अभिजात वर्ग जो है एक तरह से जर्जर हो गए थे और वीर सैनिकों का भी अभाव हो गया था। अब होता है चौथा आता है दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमड़ा प्रभावशाली गुटों में बंट गए थे। मुगल दरबार में तुरानी, ईरानी और विशेष गुट जो हो गए थे हिंदुस्तानी। प्रत्येक गुट अपना जो है वो ये मानता सम्राट के कान भर के सम्राट के दूसरे दल के विरोध कर दे। इसी में वो लोग लगे रहते थे तीनों। मतलब शासन के काम में किसी का मन ही नहीं लगता था। ठीक है, अब यही कारण है कि विदेशी आक्रमण जब होता था तब भी ये लोग एक नहीं होते थे और षड्यंत्र रटते रहते थे। निजाम मुल्क और बुरहानु मुल्क ने निजी स्वार्थ के कारण ही नादिर शाह से मिलकर जो इतना ज़्यादा राष्ट्रीय हित का नुकसान किया था तो इसी से हुआ था। तो गुटबंदी भी एक बहुत बड़ी कारण थी इनके पतन में। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियंत्रण। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम ही नहीं था। उत्तराधिकार का फैसला तलवार के बल पर, जो जीता वही सिकंदर। तो लेखक अस्किन कहता है, यहाँ पे अस्किन का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि तलवार ही अधिकार के निर्णायक थी और प्रत्येक पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध अपना भाग आजमाने के लिए उधर रहता था। ठीक है, मतलब तलवार ही अधिकार की निर्णायक थी मुगल काल में, और यही सबसे बड़ी बात थी। एक दूसरे में ही कट के मर गई है। यह फायदा उत्तरकालीन मुगल वर्ग के कमजोर शासनकाल में उमड़ा वर्ग ने उठा लिया। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए सम्राटों को सिंहासन में बैठाते और उतारते। इस प्रकार के अधिकारपूर्ण के दृढ़तापूर्ण नियम ने देश की राजनीति को शिथिल बना दिया और देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपंग हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मराठों का उत्थान। मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण जो बाहरी कारण था वो था मराठा। ये साम्राज्य को ले डूबा। पेशवा के अधीन मराठों का उत्थान। पेशवा ने क्या किया, पेशवा इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने मुगलों का विनाश कर दिया। पेशवा ने हिंदू पादशाही का आदर्श अपने सामने रखा जो मुस्लिम राज्य के क्षय के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। उस समय भारत की राजनीति में मराठे सबसे शक्तिशाली हो गए थे। यद्यपि मराठे भारत में अस्थायी सरकार बनाने में तो असफल रहे हमेशा, लेकिन उन्होंने मुगलों के विघटन में बहुत योगदान दिया। ना तो मतलब वो खुद तो बना नहीं पाए, लेकिन मुगलों का विनाश उन्होंने जरूर कर दिया। तो इस प्रकार आगे अगर सैनिक दुर्बलता है, अब मुगल सैन्य व्यवस्था में भी जन्मजात त्रुटियां थी। सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति, मतलब जो उनका मनसबदार है उनके प्रति निष्ठा रखते थे, उसके ऊपर वो सोच नहीं पाते, सम्राट को वो सोच नहीं पाते थे। अब विलियम आर्विन कहता है
कि सैनिकों में व्यक्तिगत वीरता का भाव को छोड़कर से सभी अवगुण, अनुशासनहीनता, विलासिता, पूर्ण जीवन, निष्क्रियता आदि सब थे। मतलब अरविंद कहता है कि मुगल सैनिकों में एक वीरता ही नहीं थी, बाकी सब सारी जो अवगुण थे वो सारे चीज़ थे उनमें। नेक्स्ट वी प्रोसीड, आर्थिक दिवाला। आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में बिगड़ती, मतलब इन्होंने फिनांस को संभाला ही नहीं अच्छे तरीके से। औरंगजेब के दक्षिण में जो 25 साल तक कोई युद्ध लड़ा उसने, उसे कोष को ही खाली कर दिया और इसके अलावा उद्योग का भी नाश कर दिया। और जो शेष बचा था मराठों ने खा लिया। कृषकों ने तंग आकर कृषि करना छोड़ दिया, लूट मार आरंभ कर दिया। फलस्वरूप कृषि और व्यापार दोनों ही चौपट हो गए। अब बचा खुचा काम जो था वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरा कर दिया। इन विदेशी आक्रमणों ने तो मुगल साम्राज्य को अत्यधिक आघात पहुंचाया। कोष रिक्त हो गया, सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल के नाम से भय खाते थे अब वो सिर उठाकर मुगल सत्ता की अवहेलना करने लगे। इस तरह से पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के मुगलों के विरुद्ध नहीं बल्कि मराठों के विरुद्ध लड़ा गया, जो उस समय समस्त उत्तर भारत में प्रभुसत्ता रखते थे। 1765 से 1772 तक दिल्ली पर नजफुद्दौला का शासन चलता रहा। अब देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो विदेशी जो कुछ प्रमुख विद्वान जो है उनके नज़रों में क्या है वो देख लेते हैं। जदुनाथ सरकार जी लिखते हैं, अपनी पुस्तक उनकी है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पुस्तक याद रखनी है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो जदुनाथ सरकार की, जदुनाथ सरकार की। ये कहते हैं इसमें कि मुगल साम्राज्य इसीलिए समाप्त हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था और यह सब इनकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता से स्पष्ट था। ये भारतीय समाज को मूल रूप से सड़ा हुआ कहते हैं, सैनिक राजनीतिक दुर्बलता को मानते हैं जदुनाथ सरकार जी फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में। दूसरा है विलियम आर्विन। विलियम आर्विन अपनी पुस्तक है द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक का नाम आपको याद रखने जाना है, द आर्मी ऑफ इंडियन मुगल्स। इसमें लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अक्षमता थी। सैनिक अक्षमता लिखा है विलियम आर्विन ने। सतीश चंद्र की अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिसीज एट द मुगल कोर्ट, पार्टीज एंड पॉलिसीज ऑफ द मुगल कोर्ट में लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण उसकी अर्थव्यवस्था का चौपट होना है। मनसब और जागीरदारी व्यवस्था में दोष औरंगजेब के समय से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे थे। जमादागी और जमा हासिल के बीच अंतर क्रमशः बढ़ता ही गया और ये मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मतलब अर्थव्यवस्था का चौपट होना सतीश चंद्रा लिखते हैं। विलियम आर्विन लिखता है कि सैनिक अदक्षता थी और सैनिक राजनीतिक दुर्बलता के साथ साथ मूल रूप से समाज को सड़ा हुआ बताते हैं जदुनाथ सरकार जी। लास्ट आते हैं इरफान हबीब। इरफान हबीब अपनी पुस्तक लिखते हैं द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। मतलब मुगल इंडिया के कृषि व्यवस्था के बारे में बताते हुए इरफान हबीब कहते हैं कृषि संकट यानी किसानों को अत्यधिक शोषण किया गया जिसके फलस्वरूप कृषि व्यवस्था चौपट हो गई जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनी। क्योंकि ये भी बात सही है क्योंकि कृषि से ही तो राजस्व आता था। इस प्रकार मुगल अपनी आंतरिक दुर्बलताओं और बाहरी कारणों के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए, परंतु इसके पतन का मुख्य कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव ही माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर आज ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग जो दूसरा वीडियो आएगा इसका दूसरा पार्ट, उसमें हम लोग इसके MCQ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद तीसरा चैप्टर नवीन राज्यों का उत्थान है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको कमी लग रही है या फिर जो भी आपको इससे जुड़ी हुई आपके प्रश्न हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जय सीताराम, जय बिहार।